नमस्कार सभी को। दोस्तों, बिहार के चुनावी मौसम में सीट शेयरिंग की रस्साकसी तेज हो चुकी है। एनडीए में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच घटते बढ़ते समीकरण चुनावी तस्वीर रोज बदल रहे हैं। महागठबंधन भी इस खींचातानी को अपने फायदे में बदलने की रणनीति बना रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिहार के राजनीतिक समीकरण, चिराग मॉडल, मुकेश सहनी की संभावनाएं और जातीय राजनीति का असर बिहार के चुनाव को आखिर किस दिशा में ले जा रहा है, और इस बात की कितनी संभावनाएं हैं कि एनडीए गठबंधन से या महागठबंधन से कुछ दल अपना पाला इधर उधर बदल भी सकते हैं। तो आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और साथ ही शुरू हो गई है सीट शेयरिंग की सबसे बड़ी जंग। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ही खेमों के अंदर हलचल बहुत तेज हो चुकी है और इस बार राजनीतिक पिच पर सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में जो तनातनी चल रही है उसकी हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये चिराग मॉडल है क्या, जिसकी पूरे बिहार में, या यूं कहें कि जो भी बिहार की राजनीति को कवर कर रहा है वहां पे चर्चा हो रहा है। और नीतीश कुमार का सख्त रुख किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचा सकता है, इस पूरे घटनाक्रम में आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन का प्लान क्या है, तो सब कुछ हम क्रम से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनडीए के अंदर जो खींचातान मची हुई है उसकी। देखो, एनडीए में सीटों के बंटवारे पर टेंशन एकदम फुल है। खबरें साफ साफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार अब या तो हमारे साथ रहो या अपना रास्ता देख लो वाले मोड में जा चुके हैं। पिछली बार की कहानी आपको याद होगी, जब चिराग पासवान ने अलग होकर जेडीयू की सीटों पर टारगेटेड तरीके से चुनाव लड़ा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। अब नीतीश कुमार वही गलती फिर से दोहराने के मोड में नहीं दिख रहे हैं। इस बार जेडीयू साफ कह रही है कि जितने सीटें दी जा रही हैं उतने पे लड़ना है तो चुनाव लड़ो, वरना फिर अलग हो जाओ। कारण इसका साफ है। एक तो नीतीश कुमार को विश्वास है कि उनका जो महिला वोट बैंक है उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। पूरे राज्य में करोड़ों रुपए की लाभ योजनाओं का वितरण जो इन्होंने किया है उसका सीधा असर उनके कोर वोट यानी कि ओबीसी दलित बेल्ट पे पड़ेगा, ऐसा नीतीश कुमार का विश्वास है। वहीं दूसरी ओर अगर हम चिराग पासवान की डिमांड लिस्ट की बात करें तो उनकी नज़र कुछ हाई क्वालिटी सीटों पर भी है जिसपे खास तौर पे जेडीयू का कब्जा है। इनमें चकई, महुआ, सिकंदरा, लालगंज, गोविंदगंज जैसी हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। अब चकाई सीट हो या फिर महुआ सीट हो, इन सब सीटों पर जेडीयू के कैंडिडेट का लड़ना फिक्स है। ऐसे में नीतीश कुमार ये सीटें चिराग पासवान के साथ साझा कर लें या उनको दे दें, इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। लालगंज और गोविंदगंज की सीटें बीजेपी के पास हैं और अगर बीजेपी अपने कोटे से लगातार सीटें चिराग पासवान को या और पार्टियों को जो एनडीए में है उनको देती जाएंगी तो वैसे भी जेडीयू से ज़्यादा सीटों पे जो उनका लड़ने का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ भी चिराग पासवान को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है या बीजेपी अपने कोटे से सीट दे दे, इसके चांसेस कम लग रहे हैं। दिक्कत ये है कि चिराग पासवान उन्हीं सीटों को टारगेट कर रहे हैं जो या तो किसी सहयोगी दल के पास है, उसके कोटे में है, या फिर जेडीयू के पक्के कैंडिडेट वहां पे लड़ने तय हैं। और जो हम चिराग मॉडल की बात कर रहे थे, जिसके तहत पिछले चुनाव में जेडीयू को चिराग पासवान ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था उनकी टारगेटेड सीटों पर लड़के, तो इस बार कोशिश ये है, खासकर जेडीयू नेताओं की कोशिश ये है कि रिवर्स चिराग मॉडल को चलाया जाए। मतलब पिछली बार चिराग ने जो जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, तो इस बार उन्हें ऐसे पॉलिटिकल कोने में डाल दिया जाए कि वो खुद असहज होकर गठबंधन से बाहर निकल जाए। अब इसके पीछे स्पेकुलेशन ये है कि अगर चिराग बाहर हो जाते हैं तो एनडीए में शायद मुकेश सहनी को एडजस्ट किया जाए। अब महागठबंधन इस स्थिति को गोल्डन चांस के रूप में देख रहा है, क्योंकि चिराग के बाहर जाने से एनडीए की वोट मैपिंग पर जाहिर सी बात है असर पड़ेगा, खासकर उन सीटों पर जहां चिराग पासवान की पार्टी लोजपा का वोट काटने का असर सीधा आरजेडी और कांग्रेस को फायदा देगा। मुकेश सहनी को लेकर चर्चा इसलिए गर्म है कि वो महागठबंधन में लगातार डिप्टी सीएम की डिमांड कर रहे हैं और अगर उनकी इस डिमांड को नहीं माना जाता या फिर सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत होती है तो इस बात के चांसेस बन रहे हैं कि हो सकता है मुकेश सहनी वापस से एनडीए में चले जाएं। हालांकि इसको लेकर महागठबंधन में कोई खास चिंता नहीं है, क्योंकि आरजेडी भी ये बात जानती है कि सहनी का पिछला स्ट्राइक रेट एनडीए के साथ रहने के बावजूद 35% के आसपास था, यानी इनकी कोई बहुत मजबूत स्थिति नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस भी इस बार सीट शेयरिंग में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी के मोड में है। दिल्ली में सीईसी की बैठक में पहले चरण में ही कैंडिडेट लगभग फाइनल हो चुके हैं, बस सीटों की घोषणा फाइनल बंटवारे के बाद होगी। दोस्तों, बिहार में जाति समीकरण कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस बार इसमें कुछ नए ट्रेंड भी उभर के सामने आ रहे हैं। अपर कास्ट का एक बहुत बड़ा चंक काफी हद तक भाजपा से नाराज है। अब ये नाराजगी वोट को शिफ्ट करेगा कि नहीं, ये अलग चीज है, और यही वजह है कि पवन सिंह को भी अप्रोच किया है भाजपा ने। ऊपर से पीके जो है वो भी अपर कास्ट का वोट जो है वो काफी हद तक बीजेपी का काटेंगे। इसके अलावा बिहार में दलितों में कांग्रेस की पैठ लगातार बढ़ रही है। उसने महादलित चेहरा राजेश राम को प्रमोट किया है, जो डिप्टी सीएम का फेस के तौर पे भी देखे जा रहे हैं। अल्पसंख्यक वोट की अगर बात करें तो वो काफी हद तक आरजेडी के खेमे में जाता हुआ दिख रहा है।
लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जाति समीकरण से ऊपर भी इस बार माइग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। प्रशांत किशोर के जन स्वराज ने डिस्ट्रेस माइग्रेशन पर फोकस किया है और ये बात लोगों को कनेक्ट भी कर रही है। गांव से लाखों लोग मजबूरी में रोजगार के लिए बाहर जाते हैं और लगातार बिहार खाली होता जाता है। और अब तो बिहार में दरअसल बिहार की तुलना गुजरात से की जा रही है। अगर आप तेजस्वी का भी भाषण सुनेंगे ना, तो वो लगातार कह रहे हैं कि 2 गुजराती हमको चूना लगाने आए हैं। मतलब पॉइंट ये है कि बिहार के लोगों के मन में ये बात डाली जा रही है कि गुजरात में बुलेट ट्रेन है, गिफ्ट सिटी है, वर्ल्ड कप का फाइनल होता है, लेकिन बिहार जहां से 40 सांसद जाते हैं वो बस मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बन के रह गया है। निवेश और पैसा तो गुजरात जा रहा है। मतलब आयरनी ये है कि जिस गुजरात का मॉडल दिखा के, जिस गुजरात मॉडल को बेच के पूरे देश में बीजेपी की सरकार बनाई गई है, अब वही गुजरात मॉडल बिहार में भारी पड़ रहा है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि 11 साल केंद्र के सत्ता में रहने के बावजूद बिहार के माइग्रेशन के दर्द को रोकने में ये लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाए। नीतीश कुमार सामाजिक ध्रुवीकरण और महिला वोट बैंक पर भरोसा जता के इस बार सहज बैठे हुए हैं, जबकि बीजेपी अपने मुख्यमंत्री फेस को सार्वजनिक करने में भी हिचक रहा है कि कहीं नीतीश का नाम हटाया तो मामला और भारी ना पड़ जाए। वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो उनके पास एक एज है पब्लिक परसेप्शन का। उनके विरोधियों को भले लगे कि वो लालू यादव की विरासत के बोझ के तले दबे हुए हैं, लेकिन युवा और शालीन छवि ने उनको एक अलग जगह दी हुई है। तो दोस्तों, अगर हम इन शॉर्ट में बात करें ना, तो इस पूरे बिहार के चुनावी खेल में चिराग मॉडल का फ्यूचर सबसे अहम है। अगर चिराग एनडीए में रहते हैं तो उन्हें कमजोर सीटें देकर सीमित रखा जाने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी। अगर बाहर जाते हैं तो महागठबंधन पूरी कोशिश करेगा कि इससे एनडीए का जो वोट कटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। मुकेश सहनी की एंट्री चाहे एनडीए में रहे चाहे वो महागठबंधन में बने रहें, दोनों ही सूरत में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो कास्ट इक्वेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। तो कुल मिला के बिहार का चुनाव इस बार कास्ट प्लस कैंडिडेट प्लस कोर इशू का एक तरीके से मिश्रण है। सोशल इंजीनियरिंग, महिला वोट बैंक, माइग्रेशन क्राइसिस और स्थानीय नाराजगी, ये सभी मुद्दे वोटर्स के फैसले लेने में काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है, एकदम टू द पॉइंट सवाल, आपको क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।